जी बेटा, कोई बताएगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अच्छा, लास्ट ओरिएंटेशन थी क्लास की। आज हम लोग अपना फर्स्ट सेक्शन सेक्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज द बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ थ्योरीज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। और उसमें इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के साथ चीजें शेयर भी करेंगे और आप लोगों का ओपिनियन भी लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। ठीक हो। क्यों अभी से ही? अभी है? लास्ट टॉपिक बता दूं। लास्ट टॉपिक हमारा हमारा बेसिकली ये जो क्लासिकल और बायोलॉजिकल थ्योरीज जो है ना, ट्रेड्स थ्योरीज, ये हम लोगों ने करना है आज। हम इसको क्योंकि थ्योरी के पोर्शंस को हम दो लेक्चर्स देंगे, ठीक है? तो उसके बाद फिर हम लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा पहला जो है टॉपिक है वो है चॉइस थ्योरी से रिलेटेड। अच्छा बेटा, अब हम बात करेंगे 18वीं सदी ईस्वी की। उस दौर में जब क्रिमिनोलॉजी का नया नया आगाज हुआ था इटली से, और सीजर बकैरिया, जर्मी जर्मी बेंथम जैसे जो लोग हैं यूरोपियंस, वो इस सब्जेक्ट के बारे में या क्राइम के बारे में क्या तसव्वुर रखते थे, तसव्वुर, ठीक है, क्या नजरिया रखते थे। उस दौर में साइंस तो अभी इतनी ज्यादा इमर्ज नहीं हुई थी, साइंटिफिक नॉलेज तो उस वक्त नहीं था, उस वक्त फिलोसफी का नॉलेज था, फलसफे का नॉलेज। लोग अकल को बड़ी तरजीह देते थे, खुदा का तस्वर अकल से रिप्लेस हो गया था, ठीक है? सॉरी, जो खुदा का तस्वर जो है ना वो अकल से रिप्लेस हो गया था, यानी कि लॉजिक को, मंतक को, अकल को बहुत अहमियत दी जाती थी। तो इस थ्योरी का भी बेसिकली यही मानना है कि इंसान कोई क्राइम करता है तो उसके पीछे रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है? अब रीजन क्या है, वो ये कहते हैं कि इंसान कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का पुतला है, ठीक है? कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या है? हिडोनिज्म, HEDONISM, हिडोनिज्म। पेन एंड प्लेजर का आप वेज करते हैं, उसको उसको नापते हैं, तोल
भी काला कर देते हैं, हथकड़ी लगा देते हैं उसको, बहन भाई खानदान सब उससे नफरत करना शुरू कर। वो कहता है कि यार मेरी एक आटे की बोरी चोरी को है कुछ शर्म या है इन लोगों को, ये चीज इतना में नुकसान। अगर ये जो अकल जब लॉ बनाते हैं ना, आपको याद होगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने सिफारिश की थी कि कैस्ट्रेशन कर दी जाए, केमिकल कैस्ट्रेशन। उसका लॉजिक बनता है, बताएं उसका लॉजिक बनता है? वो तो जज्बाती बयान है। आप किसी मर्द को कैस्ट्रेट कर दें ना, तो वो मर्द क्या करेगा? वो कहेगा इस सोसाइटी ने मुझे नामर्द कर दिया, अब मैं अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए इनके गले काटूंगा। ठीक है, क्राइम करूंगा, वो मजीद क्राइम करेगा। हाँ जी, वो रिवेंज लेगा। वो कहता है कि अगर मैंने रेप किया था तो मुझे सजा दे देते, जुर्माना कर देते, उम्र कैद में डाल देते, मुझे फांसी दे देते। एक मर्द हिजड़ा बनकर जिंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि हिजड़ा हमारे यहाँ तो वैसे ही इंपोर्टेंट गाली होती। ठीक है, हमारी स्पेशली हमारी जैसी सोसाइटी के अंदर। तो ये एक जज्बाती बयान तो उन्होंने दे दिया था कि जी मैं ये करूंगा, इनके साथ ये कर देना चाहिए, तो रिबिलियन एटीट्यूड आता है। ठीक हो गया मेरा बेटा? तो इसलिए औरत को, आप मेरा बेटा, आप लोगों ने, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि खवातीन को आपने कभी चुड़ैल नहीं कहना और मर्द को आपने कभी हिजड़ा नहीं कहना। ठीक है, ये शरीफ से शरीफ मर्द भी इसके ऊपर, या औरत जो है ना वो रिएक्ट करती है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसीलिए पाकिस्तान की दीवारों पर फायजा ब्यूटी पार्लर और मर्दाना कमजोरी के इश्तिहार लगे होते हैं। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, ये याद रखिएगा। नहीं नहीं, बुरी बात, बुरी बात। ना 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 ना, बुरी बात ये कहना नहीं है। आप देखें, आप 80 साल की आंटी आंटी को भी आंटी कह के दिखाएं, बाज़ औक़ात वो भी माइंड कर जाती है, कहती मैं आप आंटी क्यों, मैं तो अभी भी जवान हूं। ठीक है, ये काम नहीं करना, हाँ बुरी बात होती है। अच्छा, चॉइस थ्योरी इमर्ज, री इमर्ज कब हुई है? 1970 की दिहाई के अंदर दोबारा री इमर्ज होती है, 70s में। क्यों? वाई? ठीक है। अच्छा, बड़ा लॉजिकल यार, तुमने उसको पॉइंट मारा है, आंटी कह दिया सीधा सीधा। तो वाह, इसका मतलब है कि सिदरा 80 साल की है। ओफ माय गॉश, ओ माय गॉश, वाह वाह वाह, क्या बात। अच्छा खैर, चॉइस थ्योरी री इमर्ज कब होती है? 1970 में। क्यों होती है? क्या प्रॉब्लम क्या होता है? ठीक है, क्या वजह क्या है, कभी सोचा? देखिए भाई, जरा सुन लें, गौर से सुनिएगा। अल्ताफ भाई 90 पर फायरिंग करवाते थे, ऐलान करवाते थे कि मेरे प्यारे मुहाजिर भाइयों, सबको ये ऐलान कर दो कि कल हड़ताल होगी, बल्कि अभी से हड़ताल होगी। तो आधे घंटे में पूरा कराची बंद हो जाता था। फियर ऑफ क्राइम, फियर ऑफ क्राइम लोगों के अंदर फैलाया जाता था, गुंडे बदमाश फैलाते थे, जिसकी वजह से लोग डर जाते थे, कानून से कम और बदमाश से ज्यादा डरते थे। तो इस वजह से यही बहुत बड़ा लॉजिक था। वरना आप देखें कि अमेरिका और यूरोप के अंदर हर जगह सीसीटीवी कैमरास, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी डिवाइसेस आ गई, उसके बावजूद यहाँ पर क्राइम कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें भी अब चोर की तरह, डाकू की तरह, क्रिमिनल की तरह सोचना पड़ेगा। अगर वो खौफ पैदा कर रहा है लोगों के अंदर, तो हम लोग उसके खौफ को खत्म करेंगे और उसके अंदर, उस बदमाश के अंदर, क्रिमिनल के अंदर सरकार का खौफ डालेंगे। और जिसका आपने नजारा 2014-15 के अंदर रेंजर ऑपरेशन में आपने देख लिया ना, देख लिया, क्रैकडाउन कर दिया। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल कर दिया ना। रेंजर ने उतनी ही जोर से किया और उनको एलिमिनेट कर दिया, वैनिश कर दिया। ठीक हो गया। तो जिसकी वजह से ये दोबारा रीमर्ज हुई, ये बेसिकली कंजर्वेटिव शिफ्ट था। इन लोगों ने, ये जो पॉजिटिविस्ट थे ना, जो कि साइंस की बात करते होते थे, इनको टेढ़े हाथों लिया। हाँ जी, रेंजर ऑपरेशन इन कराची बिल्कुल ऐसे ही हुआ। रेंजर ने क्या किया? अल्ताफ हुसैन और MQM का जो खौफ था लोगों में, वो तोड़ दिया, तोड़ दिया ना।
क्योंकि ये फियर ही क्रिएट करते थे ना, बोरी बंद लाशें मिल जाना, ठीक है, आए दिन जो है वो गन्स चलाना, सारा कुछ है। तो ये सब लोगों के अंदर खत्म कर दिया, लोग पुरअमन होके। अब उनको लगा कि अल्ताफ भाई जो है ना बिल्कुल खत्म। अल्ताफ भाई तो मजाक बनकर रह गए, वरना लोग बड़े एहतराम से नजरें झुकाकर उनका नाम लेते थे। उन्होंने क्यों किया? जाहिर बात है, करना पड़ना था ना बेटा, बेनीन, उनको करना पड़ना था। देखिए, अगर उसने अपना खौफ स्टेट को चैलेंज किया तो स्टेट भी तो रिएक्ट करेगी कि नहीं करेगी ना, ठीक है। तो ये तमाम चीजें। सर आई हैव क्वेश्चन, व्हाट इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ पेपर, व्हाट इज द थॉट ऑफ द कंसिडरेशन कैस्ट्रेशन सोल। देखो बेटा, आपने इतना लंबा चौड़ा सवाल पूछ लिया, अभी हम उसकी तरफ आए नहीं है, उसकी तरफ अभी क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन जेन्युइन है, लेकिन अभी हम बायोलॉजिकल की तरफ आए नहीं है। उसका मैं आपको रैशनल जरूर दे दूंगा, ठीक है। आगे जाता हूं ना बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कैस्ट्रेशन की बात किसने की थी कि इनको कैस्ट्रेट कर दिया जाए। कैस्ट्रेशन का अमल 1990 तक अमेरिका में रहा है। वो केमिकल कैस्ट्रेशन करते थे किसी को भी, औरत या मर्द को जो प्रोस्टिट्यूट होता था या इस तरह के कोई गलत काम करते थे, रेप करते थे, उनको ये कर देते थे, ठीक है। खैर, इस पर आते हैं। जेम्स क्यू विल्सन जो थे, उन्होंने डिबंक किया था पॉजिटिविस्ट व्यू को। कहते साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कुछ कम कर लिया क्राइम को? नहीं किया। हम बताएंगे कि क्राइम को कैसे कम करना है। अगर वो अपना फियर क्रिएट करते हैं ना लॉजिकली, तो हम भी इसको क्या करेंगे। आई वॉज आस्किंग वाई द, उन्होंने इसलिए किया, जाहिर बात है। देखें बनीन, आप क्या करते, आप मुझे एक बात बताएं, आप गुस्सा क्यों करती? ताकि लोग आपका काम करें। या आप रोती क्यों हैं? अब्बू के सामने रो रो के भाई की शिकायत लगाएं, क्यों लगाएंगी? अब्बू आपके रोने, आप अपने आंसुओं का सहारा लेकर भाई की पिटाई लगवा देंगे, ठीक हो गया। इसीलिए क्रिमिनल अपने गुस्से का इस्तेमाल करके स्टेट से अपनी बात मनवाना चाहती है, ठीक है। क्रिमिनल, सारे के सारे क्रिमिनल यही काम करते हैं, ठीक हो गया। वो उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। देखो, अल्ताफ हुसैन कहता था कि मैं कराची को अलहदा सूबा बनाऊंगा, यहाँ पर मुहाजिर, वो अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में लोगों में फियर क्रिएट करता था, सरकार को प्रेशराइज करता था, और ये सारे काम होते थे। सर अफगान में जो 4 लोगों, वो आगे जाके बताता हूँ शायद, ठीक है। इसमें बहुत अफगानियों को अगर समझना है ना, तो अमेरिका को समझ लो। अगर अमेरिका को समझना तो रशिया को समझ लो, और फिर घूम फिर के आप अफगानियों की तरफ आएंगे। ये पूरी अफगानी कौम जो है ना, ये कबाइल्स के ऊपर चल रही है, कबाइल के ऊपर। इनको समझना बहुत मुश्किल काम। मैं आपको बताऊं, ये मुल्ला उमर की बात किया करते थे। मुल्ला उमर के दौर में भी अगर किसी ने किसी को पकड़वाना होता था ना, मैं आपको बता दूं क्या करना होता था। आपने अफगानिस्तान की बात छोड़नी, वो होता यह था कि पॉपी की काश्त जीरो हो गई थी, अफीम की काश्त जीरो हो गई थी। किसी को पकड़वाना होता था ना, तो ये पॉपी के बीज जो है ना, रातों रात उसके खेत में डालकर ना पानी छोड़ देते थे। थोड़े दिनों के बाद वो पॉपी निकल आते थे। वो कहते थे देखो इसने पॉपी काश्त की, उसको सरेआम फांसी हो जाती थी। इस तरह से भी काम होता था। ये एक और भी आपको बताता हूँ, सवात ऑपरेशन कैसे हुआ, सवात ऑपरेशन का आगाज कैसे हुआ। सवात ऑपरेशन में जस्टिस मिला करता था लोगों को। कातिल के कहते हैं ना, मकतूल की नमाज जनाजा, मकतूल की नमाज जनाजा कातिल के साथ पढ़ाई जाती थी। अब होता क्या है, मैं सरदार हूं, जरा सुन ले जरा, मैं सरदार हूं, मेरे वेस्टेड इंटरेस्ट है। जुनेद कहता है कि मेरे भाई के कातलों का उमैर, उमैर सरदार, उमैर तुम मेरा सरदार हो, तुम मेरे सरदार हो, मेरे भाई के कातलों का हिसाब दो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा अपने भाई का भी, ये दफनाऊंगा नहीं, अगर जनाजा पढ़ भी लिया तो दफनाऊंगा नहीं। कहता ठीक है। शाम तक बनीन मेरी दुश्मन है, शहजाद मेरा दुश्मन है, मैं कहूंगा कि जी बनीन और शहजाद को भी सरेआम फांसी दे दो, क्योंकि उसने उस कातिल को पनाह दी थी। हालांकि बनीन कहेगी मैंने नहीं दी थी, लेकिन मेरे पास 4 गवाह भी मौजूद होंगे, मैं कातिल को भी पकड़ लूंगा लेकिन अपने दुश्मन भी मरवा दूंगा। ये मामला चल रहा है। आई बात समझ में? ये पॉलिटिक्स थी, बदयांती, ये सब चीजें चल रही हैं। तो ये चीजें चला करती, क्या करें इसको। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, तो बुकटी का और मुशर्रफ का असल मामला क्या था। हाँ जी, बुकटी का और असल मुशर्रफ का सबसे बड़ा मामला ईगो का मामला था। आपको पता है कि बलूचों में रिवाज है नीचे बैठने का, पता है ना, उनको उनका रिवाज है नीचे बैठने का, नीचे बैठने का। तो मुशर्रफ कहता है मैं उसके पास जाने को राजी हूँ। और आपको यह भी पता है कि बुकटी वाला मामला क्यों शुरू हुआ था। वो डॉक्टर शाजिया
का रेप केस वाला। तो वो कहता है मैं जाने को राजी हूँ। तो बुगटी ने कहा ठीक है आप आ जाओ, लेकिन मुशर्रफ कहता है मैं कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। मैं जब जाता हूं ना तो ये नीचे बैठे होते हैं, नीचे बैठेगा और ये फिर उठ, जब मुझे मेरा सुनकर ये अंदर चला जाएगा और जब मैं आऊंगा तो मुझे नीचे बैठना पड़ेगा, और जब मैं ये अंदर से निकल कर आएगा तो मुझे इसके लिए उठकर खड़ा होना पड़ेगा, जो कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हूं, मैं क्यों ऐसा काम करूं, मैं राइट पर हूं वो रॉन्ग है। ठीक है, वो स्टेट विद इन स्टेट बनाकर बैठा हुआ है। तो ये असल मामला थे जो अंदर की कहानियां बताते हैं। ठीक है, और जो हम लोगों ने खुद देखी है, मेरे भाई मेरे कजन्स ने हम लोगों को शेयर किए, देवर इन आर्मी। तो कहते हैं, असल मसला ये था और कोई मसला नहीं था, इनका दरमियान सेटल डाउन हो भी जानी थी, जहाज आकर वापस, हेलीकॉप्टर आकर वापस चला गया था। तो ये अना के मसाइल थे और क्या थी, कुछ भी नहीं था। खैर आगे चलते हैं। जेम्स क्यू विल्सन ने कहा था कि पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट वालों को भी ये बोला कि ये जो है ना एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ नहीं करती, ये इंसान खुद, यानी कि ये राइटिस्ट है, कंजर्वेटिव शिफ्ट आया है अमेरिकन पॉलिसीज के अंदर। इंसान खुद सोच समझकर अपनी मर्जी से कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करके क्राइम करता है, ना उससे कोई उसकी बायोलॉजी करवाती है, ना उससे कोई सोशल फोर्सेस करवाती है, ये वो खुद जानबूझकर क्राइम करता है। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं इसका ठीक है, अब जरा सुने। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑफेंस एंड ऑफेंडर स्पेसिफिक होता क्या है। ऑफेंस स्पेसिफिक का मतलब क्या, जरा गौर से सुनिएगा। जब मैं किसी विक्टिम का को एवेल्युएट करता हूं कि मैं इसको टारगेट कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, डू यू थिंक मैं कर पाऊंगा? वो अमीर आदमी है, उसके पास गार्ड्स हैं, उसके पास कुत्ते हैं, उसके पास सिक्योरिटी कैमरास हैं, उसके पास पावर है, वो सियासतदान है। उसको टारगेट करना आसान काम होगा? बहुत मुश्किल काम होगा। मैं देखता हूं कि एक खातून है, वो बिल्कुल, उसको नौकरी की तलाश है, उसको, उसके घर में फाके हैं, तो उसके साथ फिर मैं क्या करूंगा? वो कमजोर खातून, जाहिर बात है फिर उसके साथ यही होगा। फिर एवेल्युएटिंग स्किल्स, मैं अपना तयन भी करूंगा, मोटिव्स को भी देखूंगा, नीड और फियर को भी देखूंगा। नीड और फियर, आपको पता है आप में से माशाल्लाह माशाल्लाह सारे के सारे आप बैठे हुए, अपने फ्यूचर को लेकर बैठे हुए, आपके अंदर पुलिस का इतना फेयर है कि पुलिस पुलिस आपको सिर्फ रोक लेना तो आपके हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों में से किसने कोई क्राइम करना है? कर ही नहीं सकता। तो ये याद रखिएगा बेटा, एवेल्युएटिंग टारगेट विक्टिम, पहले हम जगह का तयन करते हैं, किस जगह पर, किस इलाके में, किस शख्स को, किस घर को टारगेट करना है, फिर हम देखते हैं कि आज से पहले मैंने कभी किसी को टारगेट किया भी है कि नहीं। देखो ना बेटा, ये भी तो बहुत जरूरी होता है ना, कि मेरी इतनी औकात है कि मैं डाका डालूं, मैं किसी को कत्ल करूं, किसी से चीज चोरी करूं। ये दोनों चीजें एवेल्युएशन बहुत जरूरी होती है, इसको कहते हैं ऑफेंस एंड ऑफेंडर स्पेसिफिक। अच्छा, फिर उसके बाद कौन कौन सी चीजें हैं, कौन हाँ जी, अब मुझे एक बात बताएं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे बिहेवियर को क्रिमिनलिटी तक ले जाती हैं, हमारे बिहेवियर को क्रिमिनल बिहेवियर बना लेती हैं? हमारे पर्सनल फैक्टर बेटा, पर्सनल फैक्टर। पैसा, सबसे बड़ा तो पैसा है, सबसे बड़ा पैसा है जो हमें क्रिमिनल बना देता है। हम जब हम लोग, हमारी जरूरियात जिंदगी पूरी ना हो पाए तो हम क्या करते हैं? जारी बात है, हाथ पांव मारने की कोशिश करते हैं, दूसरे मीन्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो पर्सनल फैक्टर्स कंडीशन पीपल चूज अ क्रिमिनलिटी सच एज द सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिवॉर्ड। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिवॉर्ड, कि मुझे इसमें पैसा नजर आएगा तो मैं कर गुजरता हूँ, फिर क्या हो जी, मेरा, मुझे पैसा बनता है मेरा और पैसा बचता है मेरा। ठीक है, यहाँ पर एक खातून का नाम लिखा हुआ है, ल्यू हॉकर। ये बेसिकली अगर किताब में जब आप पढ़ेंगे ना, इस खातून के बारे में लिखा हुआ कि ये पीएचडी लेक्चरर थी खातून, लेकिन एक्सपेंडिचर इसके पूरे नहीं हो पा रहे थे तो इसने प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट कर दी, इसने जिस्म फरोशी स्टार्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद क्रिमिनल को पता होता है अपनी पावर्स का, उसको अपनी पावर्स का, अपनी लिमिटेशन का अंदाजा होता है कि कब उसको चांस लेना और कब उसको कॉन्शियस होना है। अभी यहाँ सैगल की बुक है जो मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दी हुई है, उसको देख लीजिएगा। सैगल की बुक है दी कोर, उसमें चैप्टर नंबर 4 के अंदर स्ट्रक्चरिंग क्रिमिनलिटी के अंदर चले जाइएगा, वहां पर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट है, ये देख, अल्लाह अकबर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कहेंगे सर पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहे हैं, ये ले थ्योरी, ये लो बेटा जी, ये थ्योरी आ गई, ये पार्ट है, थ्योरी पार्ट।
चैप्टर नंबर 4 आ गया। ठीक है, ये देखिए ऑफेंस स्पेसिफिक और ऑफेंडर स्पेसिफिक नजर आ गया बेटा? ठीक है, नजर आ गया बेटा? ठीक है, स्ट्रक्चरिंग क्रिमिनलिटी, ये ईवी ल्यूक हॉकर आ गई, नजर आ गई? ठीक है, ये देखिए, ये देखिए कॉल गर्ल बन गई, क्या करने लग गई? सेक्स वर्कर बन गई। ये देखिए, हाईली पेड सेक्स वर्कर। आप कोई भी एडिशन ले सकते हैं बेटा, इसका लेटेस्ट एडिशन भी ले लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करें आगे। चले, स्ट्रक्चरिंग क्रिमिनलिटी, और क्रिमिनल रिपोर्ट भी करते हैं कि उन्होंने पुलिस से बचना कैसे है। उनके पास टेक्निक्स होती हैं। अगर आपने कोई चीज चोरी की है तो आप कैसे बचेंगे, बताएं? आपका गेटअप कैसा होना चाहिए? वो आप लोगों ने वो शायद फिल्में देखी होंगी अपने बचपन में, धूम सीरीज पूरी, जिसमें वो ऋतिक रोशन है और उसमें जॉन इब्राहम है, और वो इस तरह की आपने देखी होंगी, और है ना, ब्लैक लिस्ट, ये तमाम चीजें किस तरह से आपने उसको बचना है। खातून ने कैसे बचना है, वो बड़ी प्रीटी सी खातून बन के आ जाए, ठीक है, वो ब्लॉन्ड से बाल किए हो, गोरा चिट्टा रंग हो उसका, ठीक है, जीन्स उसने पहनी हो, लोग कहेंगे मैडम, मैडम, सर पे सलूट भी मारेंगे और आगे जाने भी देंगे, मैडम पता लगेगा ड्रग्स डीलिंग करने आई है। ठीक है, तो इनको पता होता है कि हमारे यहाँ किन लोगों से ज्यादा लोग इंस्पायर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब आप जब नेचुरल सी बात है, जब एक लड़का लड़की को प्रपोज करने आता है, या उसको कहते हैं ना कि फ्लर्ट करने आता है, तो क्या वो अपनी असल शक्ल बनाकर आता है या बड़ी खूबसूरत और बड़ा हैंडसम बनकर आता है? बताएं, बताएं जरा। फुल हैंडसम, ठीक है, उसके लिए कुर्सी खींचेगा उसके आगे, ठीक है, उसके आगे उसको चाय पानी पेश करेगा और ऐसा बन के दिखाएगा ना, क्या बात है। फिर लड़की कहेगी देखा, इससे अच्छा कोई नहीं है, बटरिंग करेगा। इसी तरह से क्रिमिनल भी यही काम करते हैं। ठीक है, जो उसको बेहतर लगेगा ना सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, बिल्कुल ऐसे कहेगा, उसको ख्वाब दिखाएगा। ठीक है, हाँ जी, ख्वाबों का शहजादा नहीं, ख्वाब दिखाएगा उसको। देखो मैंने देखा एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। ठीक है, तो ये सारा कुछ दिखाएगा। तो आरज़ू की राहों में, धड़कनों की बाहों में, आओ घर बनाए हम, मिलके घर हम सजाए। ठीक है, करनी है। प्लेस, टाइम एंड प्लेस, रात के वक्त नहीं, अब रात के वक्त डाका नहीं डलेगा, क्योंकि रात के वक्त सारे के सारे तहज्जुद गुजार जाग रहे होते हैं, नौजवान और बुजुर्ग। ठीक है, तो सारे जाग रहे होते हैं। ठीक है, कमिटमेंट्स होती है ना, किसकी अल्लाह के साथ होती है, किसी की अल्लाह वाले के साथ कमिटमेंट होती है। तो टाइम एंड प्लेस, प्लेस किस जगह पर, कौन से इलाके में करना है। उसके बाद टारगेट ऑफ क्राइम, कॉर्नर होम्स को टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि जहां पर आप एंटर हो रहे हैं वहां से एग्जिट नहीं होना चाहिए।
ये आपको देखना पड़ेगा ना, फिर आप पूरे पूरे का पूरा एस्केप प्लान करेंगे। याद आया एस्केप प्लान? वो रैम्बो की मूवी आई थी ना, वो सिल्वेस्टर की एस्केप प्लान, पूरी मूवी आई थी। तो बिल्कुल आप पूरा प्लान डिसाइड करेंगे, आप देखेंगे कि यार इसके नेबर की छत इससे ऊपर तो नहीं है। अच्छा, फिर देखेंगे कोई गार्ड तो नहीं खड़ा हुआ, फिर देखेंगे कि ये गली कहाँ पर खुलती है। अच्छा, पूरा टाइम एंड प्लेस और एरिया पूरे का पूरा कवर करेंगे। तो ये पूरी प्लानिंग है बेटा। कोई कोई भी मुंह उठाकर क्राइम नहीं करता है, पूरा प्लान करता है। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में कभी चोरी नहीं हुई। तो मैंने कहा कुछ रखो तो चोरी होगी ना, कुछ है ही नहीं तो चोरी क्या होगी? ठीक है, तो जो कुछ रखो तो सही, फिर चोरी होगी, फिर दुनिया को पता लगेगा इनके पास चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। तो क्रिमिनल आर अनलाइकली टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, ये याद रखिए। ठीक, ज्यादा दूर तक नहीं जाते। वो कहते हैं अपने इलाके में क्राइम करेंगे, हमें पता होगा कि कहां पर पुलिस बैठी है, कहां पर उसकी चौकियां हैं, हमें पता लगेगा। ठीक हो गया, कहां पर हमने रुकना है। मेरी बात समझ आ गई बेटा? तो ये बहुत बड़ा काउंट किया जाता है। अब ज्यादातर पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि ज्यादातर पता होता है, कहते हैं यार ये अब स्कूल टाइम है, ट्रैफिक ब्लॉक होगी, तो डकैती की सबसे ज्यादा जो सुटेबल टाइम है ना, वो वही टाइम होता है, छुट्टी का टाइम, ऑफिस से और स्कूल से। हर जगह ट्रैफिक ब्लॉक होती है, और वहां पर घर वाले घर में मौजूद नहीं होते। तो इसी वजह से लोग डाका डालते हैं। होते हैं, और उनके ऊपर कोई शक भी नहीं करता। ठीक है, आगे बात समझ में? वायलेंस का भी बहुत बड़ा रैशनल है। वायलेंस हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्यार मोहब्बत से तो कोई अपनी चीज देने वाला नहीं। मैं आप लोगों को, जुनेद को हो या वसीम हो गया,
मरना कंफर्म है, इसलिए मुझे जीने के लिए उसको मारना जरूरी है, या मुझे तरक्की करने के लिए उसका मरना जरूरी है, मेरी तरक्की के लिए, मेरे कारोबार को फ्लरिश करने के लिए उसका मरना बहुत जरूरी है, रैशनल किलर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सीरियल मर्डर्स जो होते हैं वो बड़े रैशनल होते हैं, वो अपने डिफेंसलेस विक्टिम को टारगेट करते हैं। ये देखिए, serial murders choose the defenseless victim rather than the potentially पावरफुल लोगों को नहीं हाथ लगाते, वो किसको लगते हैं? डिफेंसलेस सीरियल मर्डर्स, उनको मारते हैं। जब भी कोई भी शख्स निहत्था होता है रात के टाइम, उसकी सिक्योरिटी चली जाए, अपने बेडरूम में अकेला होगा, तब जाके उसको मारा जाएगा, सरेआम नहीं मारा जाता, सरेआम बिल्कुल नहीं मारा जाता। ठीक है, याद रखिएगा। सरेआम कैसे मारेंगे जी? जब उसको पता होगा कि अभी ये निहत्था है, कोई सिक्योरिटी इसके पास नहीं है, कोई शख्स इसके पास नहीं है, तब उसको मारो। हाँ जी, बिल्कुल। मनी हेस्ट आपको सारा कुछ बता रहा है। अच्छा, उसके बाद रैशनल रेपिस्ट कौन से होते हैं? रैशनल रेपिस्ट, रेप ऐसा रेपिस्ट जो लॉजिकल रेप करे। कैसे? इसका मतलब क्या? जितने भी रेपिस्ट होते हैं वो रैशनल होते हैं। पता क्यों होते हैं? जरा सुन लें। एक इसी किताब में आपको एग्जांपल भी मिल जाएगी आगे जाके, रेप के चैप्टर में। लड़का लड़की को फोन करता है कि इतने दिन हो गए तुमसे फोन पे बात करते, चलो मिलने आओ मुझसे, मैंने तुम्हें तो गिफ्ट भी भिजवाए थे। ठीक है। तो फिर वो जब उससे मिलने जाएगी तो फिर वो कहेगा, अपना पूरा हिसाब किताब चुकता करेगा। बनीन इसी बुक के अंदर जो मैंने आपको बताई है ना, सेगल की बुक, इसी बुक के अंदर। ठीक है बेटा। तो सीरियल रेपिस्ट जो लड़के रेप कर देंगे ना, फिर बाद में उसकी वीडियो बनाएंगे, वो कहेंगे पहले पैसा लगाया था, अब पैसा निकलवाऊंगा। चलो अपने बाप का और माँ का जो है ना पैसा अगली डेट पर लेके आना, वरना ये मूवीज तुम्हारे बाप को दिखा दूंगा। ठीक है। तो विक्टिम खुद ब्लैकमेल होना शुरू हो जाता है। तो सीरियल रेपिस्ट अपने रैशनली चूज करते हैं अपने टारगेट को। ठीक है। अब छोटी बच्ची के पीछे क्या रेप है? अब क्या क्या लॉजिक है? अगर लड़कियां पूछेंगी सर छोटे छोटे बच्चों के पीछे क्या, उनके पास क्या होता है? उनके पास वो कुछ होता है जो बड़ी लड़कियों के पास नहीं होता। पता क्यों? प्रेगनेंसी। ठीक है। हाँ जी। और आप उनको डरा धमका भी बड़े आराम से सकते हैं, वो नहीं बताएंगे। वो बताएंगे तो उनके मामा पापा को मार दिया जाएगा, ये उनको बताकर भेजा जाता है। ठीक है। आगे बात समझ में? ये है असल असल इशू, और इशू कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने क्राइम को इलिमिनेट कैसे करना है बेटा? इलिमिनेट कैसे करना है, क्राइम को खत्म कैसे करना है? देखें, सेम वही प्रोसीजर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, वही काम करना पड़ेगा। हमें सिचुएशन को प्रिजर्व करना पड़ेगा, हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि कोई भी शख्स डाका या चोरी या कत्ल ना करे। फॉर एग्जाम्पल इन्वॉल्व डेवलपिंग the tactics to reduce the eliminate specific crime problems। शॉपलिफ्टिंग। अब शॉपलिफ्टिंग को खत्म करने के लिए दुकानों से जो चीज चोरी होती है, तो आपने देखा होगा कि वो सीसीटीवी कैमरा लगाता है, और कीपर्स भी होते हैं, सेल्समैन भी होते हैं, वो तमाम उनके सर पर खड़े होते हैं, जिसकी वजह से किसी का चांस नहीं होता चोरी करने का। सिचुएशन ही ऐसी बना दी है कि कोई क्राइम कर ही नहीं सकता। ठीक है। और मैं इंशाल्लाह आपको इसको अलहदा से पढ़ाऊंगा, क्राइम प्रिवेंशन का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी रिडक्शन। अपॉर्चुनिटी रिडक्शन की अपॉर्चुनिटी ही खत्म कर दी जाए क्राइम करने की। तो इंशाल्लाह जब मैं आपको क्राइम प्रिवेंशन पढ़ाऊंगा ना, तो अगले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, तब मैं आपको ये थ्योरी दोबारा याद करवाऊंगा कि ये थ्योरी, इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इस थ्योरी को ये भी कहते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी को हम लोग राइट रियलिज्म भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही थ्योरी के। ठीक है मेरा बेटा, भूलोगे थे नहीं? नंबर वन, पहले क्लासिकल क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी। नंबर टू, इसको ये भी कहते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी भी। और तीसरे नंबर पर इसको राइट रियलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, इस थ्योरी के तीन नाम है। ठीक है, भूलना नहीं बेटा। अच्छा, अब मैं चलता हूं आपके नेक्स्ट लेक्चर, इसको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो है, अभी किसी बच्ची ने मुझसे पूछा था कि सर वो बायोलॉजिकल का अगर सवाल आता है, तो मैं अब उसके ऊपर वो आपके साथ कमेंट करूंगा।
ले जी, ये मजेदार होने वाला है, कुछ लोगों के लिए बोरिंग भी हो सकता है, बस इसको पढ़ लेना है, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि थ्योरिस्ट नेम इन द क्लासिकल। देखो बेटा, अभी है सीजर बकैरिया और बेंथम, सीजर बकैरिया एंड जेरेमी बेंथम, इनको कहा जाता है, ठीक है। इसकी थ्योरी के अंदर सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन सीजर बकैरिया, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट या रैशनल चॉइस थ्योरी, एंड जेरेमी बेंथम। अब उसमें से क्राइम, अब चलते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहली थ्योरी हम बात करेंगे बायोलॉजिकल थ्योरी की। इसकी मेन अजम्पशंस की बात करेंगे, लिम्ब्रोसो की बात करेंगे, शेल्डन की बात करेंगे, एक्स वाई मेल क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। थ्योरी का यह मानना है कि क्राइम एक बीमारी का नाम है, जैसे कि शुगर है आपको, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, ये बीमारियां लग जाती है ना, तो थैलेसीमिया बीमारी है, एल्बिनो बच्चे हो गए, ठीक है, तो ये भी एक बीमारी है ना, डाउन सिंड्रोम बीमारी है ना, ठीक है। तो डॉक्टर साहबा बैठी हुई थी, ये सब जानती भी हैं डॉक्टर साहबा, समझ जाएंगे इसको कि, और जिन्होंने मेडिकल थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा उसके, उनको भी अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। तो ये बीमारी है, तो जिले ये भी, क्राइम भी एक बीमारी है। इनका मानना ये है इंसान बायोलॉजिकली क्रिमिनल पैदा होता है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल जो होता है वो माशरे को तोड़ना ही तोड़ना है, इना बना लेता है। में प्रिमिटिव इंसानों वाली खुसूसी पैदा हो जाए, या ऐसी आप डाउन सिंड्रोम के बच्चे से नॉर्मल फंक्शनिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। जैसे आप किसी डिसेबल बच्चे से मैराथन की रेस नहीं भगवा सकते, तो मैराथन नहीं भगा सकते, तो वो ये भी नहीं काम कर सकते। आप इनको जो मर्जी कर लें, इन्होंने लॉ को फॉलो करना ही नहीं करना, नहीं, बिल्कुल नहीं करना। We frequently make inference about another person character based on his or her appearance. हम frequently करते रहते हैं कि यार ये शक्ल इसकी कैसी है, इसकी शक्ल कैसी है, इसकी शक्ल कैसी है, इसकी शक्ल कैसी है। शक्ल की बेस पर तो आपका रिश्ता होता है सबसे पहले, ठीक है। देखो, आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, जितना मर्जी आपके पास पैसा हो, रिश्ता तो हो जाएगा, लेकिन लोग एक दफा शक्ल पे एतराज तो करते हैं। अल्लाह ने पता नहीं इसको कैसे माल दे, शक्ल देखिए इसकी है, देखिए फिर शक्ल देखिए, यार तुम्हारी शक्ल क्यों खराब बनी हुई है, तुम्हें क्या हो गया? अच्छा, तुम्हारी शक्ल पे क्यों 12 बजे हुए, तुमने कौन सी फोदकी वाली शक्ल बनाई हुई? कहते नहीं हम लोग, रोजाना कहते तुम्हें क्यों गुस्सा आया हुआ है भाई? नहीं गुस्सा, मेरी तो शक्ल ही ऐसी। कहती बड़ी अजीब शक्ल है भाई तुम्हारी। तो शक्लों पे हम रोजाना बातें करते हैं,
इसी तरह से हम लोग शक्ल से पहचान लेते हैं कि यार वैसे बड़ा डिसेंट इंसान है, बड़ा खूबसूरत इंसान है, बड़ी खूबसूरत लेडी है, तुम ये कहते हैं ना। तो इसको, इस स्टडी को क्या कहा जाता है? फिजियोजेनेमी। क्या कहा जाता है? फिजियोजेनेमी। जब हम फेशियल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स कैन रिवील अ पर्सन नेचुरल डिस्पोजिशन। और ये एक बड़ी कहावत मशहूर थी, और हमारे यहाँ भी कहीं कहीं मशहूर होती है कि डोंट ट्रस्ट बियर्डलेस मैन एंड बियर्ड वुमन। ऐसी औरत जिसकी दाढ़ी आ जाए और ऐसा मर्द जिसकी दाढ़ी ना आए, उस पर एतबार ना करो, क्योंकि जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो मर्द मर्द नहीं रहता, नहीं औरत बच्चा नहीं पैदा कर सकती, हार्मोन्स खराब हो गए। मर्द जो है वो भी बच्चा नहीं पैदा कर सके, उसके भी हार्मोन्स खराब हो गए, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको रोमन्स एंड ग्रीक्स के अंदर आपको नजर आएगी, यूरोपियन के अंदर स्टडीज होती थी, प्रैक्टिसेस है। अब इसमें सबसे पहली शक्ल जो है आपको नजर आ रही है क्लोरिक पर्सन्स की। क्लोरिक पर्सन्स नजर आ रहे हैं। अगर आप इनको देखेंगे, इनके शक्ल से लग रहा है कि ये हॉट टेम्परामेंट के लोग हैं, इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। और इसकी शक्ल, जिसको मेलांकोलिक पर्सन कहते हैं, ये ज्यादातर उदास रहने वाले लोग होते हैं, उदास। आप इनसे पूछने का जनाब क्या हाल है, वो कहते हैं सब बर्बाद हो गया, क्या हाल होना है। बल्कि ये पूछा कि, ये कहता है, ये कहेंगे कि ये ना पूछो कि क्या हाल है, ये पूछो कि क्या हाल हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है वो आपको नजर आएंगी इनके अंदर। ठीक है मेरे बच्चों, ये ये उदासी, जब आप ये देखिए, जब आपकी इस तरह की शक्ल होती है तो आपको गुस्सा आता है, इस तरह की जब शक्ल होती है तो आपके ऊपर उदासी की कैफियत आ जाती है, आप माने या ना माने। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसी शक्ल हो तो क्या होता है? आपकी शक्ल से कोई अंदाजा नहीं लगाता, क्योंकि इसको फ्लेगमेटिक पर्सन कहते हैं। हाँ जी, ब्यूरोक्रेट से होते हैं फ्लेगमेटिक पर्सन होंगे। ठीक है, अब आप ये आपने अगर अंदर के तासुर, दिल और दिमाग के तासुरात को चेहरे पर नहीं आने देना। और ये ऐसे सैंग्विन पर्सन होते हैं जो बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आंखें इनकी बाहर होती हैं, इनके अंदर जिंदगी होती है, फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं यार, फैमिली ओरिएंटेड। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, अल्लाह खैर करेगा यार। आपकी अम्मा बनी है थे, बेटा अल्लाह खैर करेगा, टेंशन क्यों लेते हो, अल्लाह खैर करे। ठीक है, तो आप अगर आप देखें तो उस दौर के अंदर मोस्ट डिफेंस अटर्नीज जो थे वो अपने क्लाइंट को कहते होते थे, कोच करते होते थे कि कहते राणा साहब, सुबह शक्ल ऐसी बनाकर आनी है ना, ऐसी शेप खूबसूरत करके आनी है, मसाज करवा के आना है अदालत में, ताकि जज साहब को लगे कि राणा साहब तो शरीफ तरीन इंसान है। ठीक है, ये तो वो बंदे हैं ही नहीं जो चोरी कर सकते हैं, ये तो किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, चोरी तो या डाका या कत्ल दूर की बात है। ठीक है, तो इंप्रेशन जो है वो जज के ऊपर अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, ज्यूरी के ऊपर इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए। आप भी तो इंटरव्यू अच्छा ही ऐसे जाएंगे ना, आप जाए अपने कॉन्फिडेंस की बेस पर इंटरव्यू देकर आए, जाए जाए, शाबाश। मैं आपको आज बेट लगाता हूँ, जाए एक काम कीजिएगा, कहें सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस, शक्ल नहीं हो ना, आपने अच्छे कपड़े पहनने हैं ना, आपने कॉम्बिंग करनी है ना, आपने मुंह धोना है, जाए सिर्फ कॉन्फिडेंस की बेस पर इंटरव्यू देकर आए, जाए, शाबाश। ठीक है, तो मैं आपको बेट लगाता हूँ, फिर आपको लग पता जाएगा। ठीक है, तो बेटा कोई एतबार नहीं करता, आप कहते शक्ल पे क्या लिखा है, लो कहते हैं लेकिन शक्ल पे तो सब कुछ लिखा है, तुम्हारे शक्ल के तासुरात बताते हैं कि तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो आगे बात समझ में, अब आगे चलते बेटा। एटाविज्म और डिफेक्टिव जीन्स। एटाविज्म का मतलब क्या है? एटाविज्म का मतलब होता है कि ऐसा शख्स जिसमें प्रिमिटिव इंसानों वाली करेक्टरिस्टिक्स पाई जाए। डिफेक्टिव जीन्स हो, हाँ जी, जो कहते हैं ना प्रिमिटिव ट्रेड्स। और डिफेक्टिव जीन्स हो, मेंटल और फिजिकल इंफीरियोरिटी होती है इन लोगों के अंदर, इनएबिलिटी टू लर्न एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन और क्रिमिनल बिहेवियर। ये है इसका लॉजिकल सीक्वेंस। समझ आ गया बेटा? अगर आपके, अगर मेरे अंदर एटमिज्म है, खसूसियात है प्रिमिटिव इंसानों वाली, एवोल्यूशनरी मैन वाली, डिफेक्टिव जीन्स है मेरे, तो मैं मेंटल और इनएबिलिटीज, और क्रिमिनोलॉजिस्ट, फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी सीजर लिम्ब्रोसो 1835 से लेकर 1909 तक आते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं? देन हाउ दे प्लान क्या करते हैं? ये प्लानर नहीं होते, ये प्लानर नहीं होते बेटा, ये प्लानर होते ही नहीं, ये क्राइम कर देते हैं। मैं आपको ना ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बारे में भी बताऊंगा शहजाद।
ठीक है। अब आप प्लानर है, ठीक है, आप प्लान कर सकते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैंने मारने के बाद एक शख्स को कहां पर उसको डिस्पोज करना है, उसके एविडेंसेस को कैसे खत्म करना है। ये जब मार देते हैं ना तो इनके समझ कि इनका काम फिनिश हो गया, खत्म हो, खत्म नहीं करना, क्या डाल रहे होते, ठीक है। लिमिट कर दिया उन्होंने और कहा कि ही स्टेटेड दैट क्रिमिनलिटी वाज इनहेरिटेड, विरासत थी, विरासत विरासत से आती, आबा अजदाद से आती। Bodily constitute indicate whether a person is a born criminal. Born criminal violates the law. Born criminal can and atavism thrown back to an earlier stage of human evolution. नजर आ रहा है ये आपको शख्स, नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है ना ये शख्स, ठीक है। तो अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उसको क्या कहते हैं, एवोल्यूशनरी मैन, प्रिमिटिव मैन। इनके अंदर क्या चीज आती है, फिजिकल मेकअप, मेंटल कैपेबिलिटीज, कौन सी, प्रिमिटिव मैन वाली, इनके अंदर आपको ये नजर आएगी। इसीलिए इसको थ्योरी का नाम दिया। इसकी थ्योरी, इसकी किताब का नाम क्या है, क्रिमिनल मैन। क्या नाम है इसकी किताब का, नाम है क्रिमिनल मैन, ठीक हो गया। सीजर सीजर लिम्ब्रोसो ने इटालियन सोल्जर्स और क्रिमिनल्स के दरमियान स्टडी की थी। उसने ये डिक्लेयर कर दिया था कि क्रिमिनल जो है वो डिफरेंट होते हैं सोल्जर्स से, यानी कि नॉन क्रिमिनल से, ठीक है। इसी बेस पर उसने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी थी, लंबी चौड़ी, जी हाँ, लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी थी। वो कहता था कि इस तरह की, और बताया था कि किस किस तरह की शक्ल का बंदा क्रिमिनल कौन सा है, वो रेपिस्ट है, वो मर्डरर है, वो स्वेंडलर है, धोखेबाज है। समीना बेटा, उसका नाम, उसकी बुक का नाम है द क्रिमिनल मैन, द क्रिमिनल मैन, द क्रिमिनल मैन, ठीक है। उसकी क्रिमिनल मैन, उसकी ये उसने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली थी। अब आप ये देख लें कि डॉक्टरों के बाहर भी, डॉक्टरों के पास एक चार्ट लगा होता है, लगा होता है, बीमारियों का चार्ट लगा होता है कि नहीं लगा होता है। जब डॉक्टर की क्लिनिक में जाते हैं, हॉस्पिटल, लगी होती है कि नहीं लगी होती, होती है कि नहीं। क्यों डॉक्टर जिले हुआ, आपने अपने क्लिनिक में लगाई हुई है ये चीजें, ये आपने अपने हॉस्पिटल में, ठीक है, लगाई हुई है ये चीजें, लगाई होंगी। तो इसी तरह से लिम्ब्रोसो ने भी ये एक लिस्ट बना दी थी, लॉन्ग, लंबी चौड़ी लिस्ट, कि एसिमेट्रिकल उसका फेस होगा, है ना, होती है ना, एसिमेट्रिकल फेस और हेड होगा, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा है, लिप्स होंगे, एक्सक्लूसिव स्किन रिंकल्स होंगे। यानी कि आप उसकी बायोलॉजी की बेस के ऊपर आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप क्रिमिनल है। क्यों? क्योंकि आपकी बायोलॉजी मिलती है किसके साथ, प्रिमिटिव इंसानों के साथ। ये देखिए जरा, ये दो भाई कैसे जबरदस्त, ठीक है, राम और लखन, कैसा है ना फिर। ओ नहीं सॉरी, राम तो बड़े बड़े आदमी थे। आप आजूज माजूज कह लें उसको या जो मर्जी कह लें, लेकिन गॉग में गॉग भी तो हजरत याफिद की औलाद है, चलो उसको छोड़ो, परे उनको भी छोड़ो। आप इनको हैकल जैकल कह लें यार, हैकल जैकल कह लें, ठीक है, कह लें, ठीक है। अब आप ये देख लें, इनकी शक्लें देख लें आप, इसके बाजू देख लें आप, इनके गर्दनें देख लें आप, इनकी नॉर्मल तो नहीं लग रहे आपको। तो मेल के अंदर ये देखिए बेटा, एक्सक्लूसिव स्किन रिंकल्स, एक्सक्लूसिव बोन्स, लॉन्ग आर्म्स, लार्ज लिप्स, टू हिज नोज, लार्ज मंकी लाइक ईयर्स, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें पाई जाती है क्रिमिनल्स के अंदर। लड़कों में अगर 5 नजर आ जाए ये चीजें, 5, तो आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ही इज अ क्रिमिनल, कि भाई तुम में ये अलामात हैं, ये तुम्हारे, ये अलामत तुम्हारे अंदर आ सकती है। तो कैस्ट्रेट जेल में डाल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिम्ब्रोसो कह रहा है, कैस्ट्रेट कर दो, केमिकल कैस्ट्रेशन भी होती है, खवातीन भी क्रिमिनल होती हैं अगर उनमें सिर्फ 3 चीजें पाई जाएं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर किसी खातून में ये 3 चीजें भी पाई जाए ना,
क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला ने खूबसूरत स्पीशीज में सबसे खूबसूरत जो चीज बनाई है वो खातून बनाई है, उससे अच्छी दुनिया में कोई खूबसूरत बेचारी औरत अपने, वो क्रिमिनल खातून अपने जीन्स कहां सरवाइव करेगी? नहीं होते, ठीक है ना। वो जेलस भी रहती हैं, वो जी कहते हैं वो, उनके अंदर मोरल सेंसिबिलिटीज डेफिसिट होती हैं, उनके अंदर इतनी अखलाकियात नहीं होती जितनी मर्द के अंदर। ये सारे के सारे इस तरह के फजूल बयानात थे। खैर, ये इसको मैं नहीं मानता। लेकिन इस तरह की खातून, अगर आप देख लें तो इस तरह की खातून से तो कोई शादी नहीं करेगा। इस तरह के तो मर्द ही होते हैं, खातून तो होती नहीं है। तो को ऑथर विलियम फेरिरो थे, William Ferrero. Natural selection is the reason for the existing of the greater number of the male than the female born criminals. Men are less likely to breed. बच्चे पैदा करता है, वो कहता है नहीं, मेरी माँ, मेरे बच्चों की माँ तो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। फिजिकली डिफॉर्म्ड वुमेन के साथ कोई भी अपने बच्चे नहीं पैदा करना चाहता, इस तरह की खवातीन के साथ। और वुमेन हैव लेस चांसेस टू ट्रांसमिट देयर जीन्स, डीजेनरेटिव ट्रेड्स इन वुमेन वुड बी लेस लाइकली सच ट्रेड्स देन सच ट्रेड्स इन मैन टू सर्वाइव ओवर द टाइम। अब लॉजिक समझ आ गया ना कि मर्द क्यों ज्यादा क्रिमिनल है? लॉजिक समझ आ गया ना बेटा? तो बॉर्न क्रिमिनल जितने भी होते हैं, देखे ना कितना खूबसूरत चेहरा देखा है इसका, ऐसा लगता है जैसे रोज जो है ना ये कंधारी अनार का जूस पीता, कितना इसके ऊपर सुकून है, कितनी खुशी है। इतनी खुशी आप लोगों को नहीं हो सकती, यकीन करें। बॉर्न क्रिमिनल इज अनसूटेड फॉर सोसाइटी। ये क्या होता है? इनविटेबली वायलेट सोशल लॉज, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करते हैं। और फिर क्या होता है? जेनेटिक सुपीरियोरिटी कॉल फॉर द पॉलिसी इन विच द होल पीपल आर टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द जेनेटिक स्टॉक। इनका जेनेटिक स्टॉक ही खत्म कर दिया जाए। क्या किया जाए? क्या लिखा हुआ है? ये थ्योरी कॉल फॉर, इंफीरियरिटी थ्योरी कॉल फॉर कैस्ट्रेशन। क्या कह रही है? कैस्ट्रेशन। क्या कह रही है? कैस्ट्रेशन कर दिया जाए, ताकि ये डिफेक्टिव बच्चे पैदा ही ना कर सकें। अब मेरे बच्चे मुझसे सवाल पूछें जो आपने पूछा था कि सर ये, अगर ये थ्योरी क्या करना है, तो बेटा आप ये थ्योरी
उनको नहीं लगता? तो आपको आपको लगता है कि को लोगों ने ऐसे छोड़ दिया होगा? तो बेटा ये थे, लेकिन उस दौर में चूंकि डार्विन के ऊपर बहुत सारा काम चल रहा था तो ये थे, और इन्होंने डार्विन को लेगेसी बचा। अब आते ये देखिएगा, ये सर देखा है आपने, इंटेलिजेंट भी है, क्यों? क्योंकि ये उतना ही बड़ा है, ये सर बहुत बड़ा है। जितना बड़ा सर, इसका मतलब है उसके अंदर का जो मवाद है वो भी उतना ही बड़ा होगा, उसके अंदर का जो ऑर्गन है, जो ब्रेन है, उतना ही बड़ा होगा। क्योंकि स्कल बहुत बड़ा है तो इसका मतलब है, एज्यूम तो यही कर सकते हैं ना कि ऑर्गन भी बड़ा होगा। तो शेप्स एंड बम्स रिवील अ पर्सन करेक्टर, ठीक है, हाँ जी, रैम ज्यादा होगी, एंड मेंटल कैपेसिटी उसकी ज्यादा हो, पता लगेगी उसकी। ईच सेक्शन ऑफ द ब्रेन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग। और अब आप ये देखें, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हम इसका करते हैं, ये देख लें, इसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, हर चीज को देख रहे हैं। इसमें अगर लगभग देखा जाए तो हमारे दिमाग में तकरीबन 30 के लगभग फैकल्टीज मौजूद है। Aggregation of about 30 separate organs or faculties that function independently. More active an organ, larger its size. जितना मोटा मसल्स होता है ना, आप कहते हैं कि उतनी उसका उसी उतनी ही उसके अंदर पावर ज्यादा होती। आपका डोला चोला जिसको मसल्स बोलते हैं ना, मसल्स बना रहे हैं, तो जितना बड़ा मसल होता है तो कहते हैं इसमें ताकत भी उतनी ज्यादा है। तो जितना बड़ा हमारा तो उसके अंदर भी एक बीमारी होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये एक नॉर्मल साइज जिसको कहते हैं फिरनोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव साइज ऑफ ऑर्गन्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस से भी इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ये वही बताते थे। खैर ये भी इनका एक थ्योरी थी। और अब चलते हैं जरा बॉडी की तरफ, चले चेहरे और सर से निकलकर अब जरा बॉडी की तरफ आते हैं। बॉडी क्या कहती है? बॉडी बड़ा कुछ कहती है भाई, बहुत कुछ कहती है। आपकी बॉडी कैसी है? आप क्या समझते हैं आपकी बॉडी कैसी है? इनमें से बताएं, कैसी बॉडी है आपकी, कैसी बॉडी है? तीन तरह की बॉडी होती है, या तो हम पतले होते हैं, एक्टो होते हैं, या तो हम मस्कुलर होते हैं, या तो हम होते हैं फैटी होते हैं। अपनी प्रमोशन कर रहा, देखो हालत चेक कर लो। आजम की एक्टो है, तो याद रखें एक्टो जितने भी होते हैं ना, एक्टो जितने भी एक्टो होते हैं ना, ये इंटेलिजेंट होते हैं, लाइटली मसल्ड होते हैं, दोस्तियां कम बनाते हैं, दोस्त कम होते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट होते हैं, खाते ज्यादा हैं, लगता कम है। अच्छा, अब जरा मीजो की, अगर एंडो की बात कर लें, एंडो जो होते हैं ना, वो उनके अंदर बर्दाश्त का लेवल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनके ये लोग अच्छे लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ये लोग अच्छे कमिटेड लोग हो सकते हैं। हाथ छोटे हैं, पांव छोटे हैं, अपर आर्म्स अपर लेग बड़ी है, ये देखिए इसका ये ट्रंक बड़ा है इन लोगों का। अगर इनकी बात करें तो ये ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, ये याद रखिएगा। नहीं नहीं जुनेद, अम्मी अबू हमारे ऐसे ही हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है, क्वेश्चंस लगे होते हैं ना इनको। तो ये बर्दा हमारे माँ बाप ऐसे हो जाते हैं, जवानी में वो ऐसे ही थे या ऐसे थे, अब वो ऐसे हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि अब जिस्म भी जरा नरम हो जाता है, ढलक जाता है, सारा कुछ होता है, क्वेश्चन आ जाते हैं, उनमें बर्दाश्त बड़ी आ जाती है, उसके अंदर बायोलॉजिकली भी बड़ी बर्दाश्त आ जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना। उसकी एक और भी मैं आपको वजह बताता हूँ। आप उनके साथ झूठ बोल लें, वो आपके साथ नहीं झूठ बोलते, ठीक है। वो आप वो अगर आपसे झूठ बोलेंगे आप घर छोड़कर भाग देंगे, लेकिन वो सारी उम्र आप हम उनसे झूठ बोलते हैं, कई कई छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोल देते हैं, लेकिन वो घर छोड़कर नहीं भागते। वो खाना खाना नहीं छोड़ते, खाना भी खाते हैं, ठीक है, उन्हें बर्दाश्त है, वो समझते हैं कि बच्चे हैं हमारे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये दरमियान वाले जितने होते हैं ना, इनको अग्रेसिव कहते हैं, और ये क्रिमिनल होते हैं, ठीक है, दरमियान वाले, ठीक हो गए, ये क्रिमिनल होते हैं। इनको अपनी बॉडी में बड़ा नाज होता है, ये बोलते कम है, करते ज्यादा है,
हाथ पाँव उनके ज्यादा चलते हैं ना। अगर आप लड़कों से, ऐसे लड़कों से मिलें, हाँ हाँ हाँ, अगर आप इन लड़कों से मिलें, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे लड़कों से मिलें तो मस्कुलर जितने भी होते हैं, वो हाथ नहीं मिलाते, हाथ तोड़ देते हैं। ये लड़कों को अच्छी तरह अंदाजा है। ठीक है, वो छोटे भाई की शर्ट भी पहन लेते हैं ना, और वो दिखाते हैं कि मेरे मसल्स हैं। वो जिससे मिलेंगे ना, दुबा के मिलेंगे, ऐसे दबाएंगे। ठीक है, क्यों? फिजिकली आप देख लो आपके ऊपर, ये उन्होंने, मैंने नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ, उसका लॉजिक बताता हूँ, जरा सुन ले जरा। देखिए जरा सुनिए, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। विलियम शेल्टन अमेरिकन थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये बचपन में ना परिंदों और जानवरों को ऑब्जर्व किया करते थे। इनका मानना यह था कि जितने जंगली जानवर होते हैं ना, जैसे शेर है, खूबसूरत बहुत होता है, उसकी बॉडी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वो खूंखार होता है। ठीक है, शेर अगर आप देखें, उसकी बॉडी बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन वो खूंखार होता है। उसके दांत देखें कभी आपने, कितने बड़े बड़े दांत होते हैं। अगर आप हिरन को देखें, वो घास खाने वाला जानवर है, वो बड़ा स्मार्ट, स्लिम स्मार्ट सा होता है, वो तेजी से भाग जाता है, आइसोलेशन में रहता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स की, डोमेस्टिक एनिमल्स की, गाय को देख लें, कितना बड़ा जिस्म होता है, पाँव छोटा सा होता है, सर, कितना बड़ा जिस्म होता है, सर छोटा सा होता है। तो ये क्या होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। ये काटते नहीं है, ये सिर्फ टक्कर मारते हैं बस। ठीक है, काटने वाले जानवर मैंने आपको मीजो बता दिए। और एक्टो क्या होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। वो दोस्ती इतनी नहीं बनाते, वो इंटेलिजेंट होते हैं, उनके कान भी खड़े खड़े से होते हैं। ठीक है, एक्टो, एंडो एंड मीजो। अब समझ आया लॉजिक का वो क्यों कहना चाह रहा था? अब जरा सुनते हैं। हार्ड गेनर होते हैं, हार्ड गेनर होते हैं, यानी कि नहीं लगता उनको खाया पिया, इतना नहीं लगता। डेलीगेट बॉडी बिल्ड होती है, फ्लैट चेस्ट होती है, फ्रजाइल होते हैं, लीन होते हैं, लाइटली मसल होते हैं, स्मॉल शोल्डर्स होते हैं, लेग टेक लॉन्गर टू गेन मसल्स, और थिन होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो ये एथलेटिक्स होते हैं। ये देखिए, हार्ड बॉडी होती है, हॉर ग्लास हवा खातून की बड़ी खूबसूरत बॉडी होती है, बहुत खूबसूरत। देन कमर पतली होती है, ऊपर के जो शोल्डर और जो जो हिप होती है, वो बिल्कुल बराबर होती है। जैसे लोग कहते हैं ना, बिल्कुल एक्यूरेट फिगर जिसको कह सकते हैं। मर्द का रेक्टेंगुलर होता है, चौड़े चौड़े मर्द होते हैं, मेच्योर मसल मैस होता है, मस्कुलर बॉडी होती है, एक्सीलेंट पोस्चर होता है, गेन मसल इजीली। ये मैं कुदरती की बात बता रहा हूँ, ये मैं नेचुरल फिगर की बात बता रहा हूँ। मैं ये जो आप कॉस्मेटिकली इसको चेंज करते हैं जिस्म को, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि आप जिम शिम करके जो बना रहे होते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। आप जितने दुनिया के वर्ल्ड बॉडी बिल्डर देखेंगे ना, वर्ल्ड चैंपियन, जैसे कि आर्नल्ड है, अगर आप उसको देखेंगे ना, उसका जिस्म बिल्कुल मीजो है। आप उसकी पूरी बायोग्राफी पढ़े तो उससे, इसका इंटरव्यू ये था कि जब मैं मसल्स बनाता था तो मेरे मसल्स की डेवलपमेंट आम लड़कों या मर्दों से ज्यादा होती थी। वो ज्यादा पंप करता था उसका बॉडी। ठीक है, उसका क्या होता था, उसका मसल ज्यादा पंप करता था बनिस्बत दूसरे लोगों से। तो वो मैं इसीलिए मैं ये बॉडी बिल्डिंग में ज्यादा बेहतर हूं। तो ये उनकी बात हो रही है। अच्छा, द बॉडी इज राउंड, एंडो की, बिल्कुल बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था, क्रिमिनल बन सकता था अगर उसको गलत रास्ता मिलता तो। आई वॉज रीडिंग द, हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से। ये याद रखिएगा, जो फैट्स वाले जो गेन करते हैं ना, फैट्स के हवाले से जो गेन करते हैं, इनकी ये नेचुरली इसको जस्टिफाई करने की बातें हो रही हैं। और ये आपको फैजान देखेंगे, आप इनको इतना सा मार्जिन दे दें कि ये अर्ली जब साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रही थी ना, ये उस वक्त की बातें हो रही हैं। आज के दौर की बातें नहीं, ये बहुत पुराने दौर की बातें हैं, बस ये याद रखिएगा। लेकिन थोड़े से स्टीरियोटाइपिंग तो मैं भी आपको बता दूं कि मेरा भी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बिलीफ है। मैं समझता हूँ कि जिनके हाथ और पांव छोटे होते हैं ना, उनको किस्मत बिन मांगे देती है, बिन मांगे देती है। ठीक है, बिन मांगे मतलब ये उनको कम मेहनत में ज्यादा कुछ मिल जाता है, छोटे हाथों वालों को। ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा बिलीफ है। आप देखेंगे जितने भी लोग जिनके हाथ छोटे छोटे हैं, पाँव छोटे छोटे हैं, उनके ऊपर किस्मत पता नहीं ऐसी मेहरबान होती है। ठीक है, अब पता नहीं क्यों, मेरा बिलीफ शायद ये है कि जैसे बच्चे पर किस्मत मेहरबान होती है ना, तो ये उनके साथ होता है। एंडोमॉर्फ तो आज फूड की वजह से भी हो जाते हैं बल्कि आज। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, हाइट के हिसाब से नहीं, हाँ। होता है कुछ लोग हाइट उनकी ठीक होती है, लेकिन हाथ छोटे होते हैं, पाँव छोटे होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो लोग, मेरा एक बिलीफ है, जाती तौर पर मैं उनको देखते ही कह देता हूँ तो कि यार नहीं यार, तुम्हारा जो है ना,
जो है वो बड़े हाथों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। शायद किस्मत ने उनके लिए यही डिसाइड किया था, बड़े बड़े हाथ। ठीक है, मैं इसके ऊपर मेरा थोड़ा सा स्टीरियोटाइप है। वाह क्या बात है। तो इनकी स्किन होती है सॉफ्ट होती है, चेहरा ब्रॉड होता है, सर बड़ा होता है, और थाइज बड़े ज्यादा डेवलप होते हैं, और जो है उनके पाँव छोटे होते हैं, अपर आर्म्स ज्यादा डेवलप होते हैं। तो ये तमाम इनके अंदर खुसूसियात पाई जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, वो XYY में आगे जाके पढ़ाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, मीजो एग्रेशन, यानी कि एथलीट मस्कुलर होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, ज्यादा गुस्से वाले ये लोग होते हैं। और एक्टो थिन एंड टॉल होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। और फेंसिस अगर आप देखें तो हैवी और स्लो होते हैं, एंडोमॉर्फ। अब जरा चलते हैं एक और लॉजिक की तरफ, जरा मजीद आगे बढ़ते हैं ना, 1970s के अंदर आते हैं। क्या यार, इतनी पुरानी पुरानी थ्योरीज है। अब जरा आगे चलते हैं। अब जरा साइंस को जरा खेलने का मौका देते हैं सोसाइटी के साथ। अब दोनों चीजें मिलाकर काम करेंगे, साइंस और सोसाइटी दोनों मिलाकर काम करेंगे। देखिए बेटा, इसको कहते हैं सोशल बायोलॉजी। अगर आपकी सोसाइटी और आपकी बायोलॉजी दोनों बहुत बेहतरीन होंगे, तो आप सुने, सोचें कि आप इंटेलेक्चुअल पैदा होंगे कि नहीं होंगे। ऑटोमेटिकली आपके जीन्स भी बहुत अच्छे हैं, आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी है, और आपकी फैमिली इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब है दोनों मिलकर आपकी डेस्टिनी डिसाइड कर रहे हैं, सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो यही कुछ मैंने आपको यहां पर बताना है। ये देखिए, सोशल बायोलॉजी, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेक ईच पर्सन यूनिक। बायोकेमिकल मेकअप बहुत अच्छा है, जेनेटिक कोड्स बहुत अच्छे हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, न्यूरोमोटर्स बहुत स्ट्रांग है, आपका अपने ऊपर कंट्रोल है। क्योंकि जिनका न्यूरोमोटर स्ट्रांग नहीं होता, तो फिर उनका हाल क्या होता है पता है ना आपको। न्यूरोमोटर्स जिनके कंट्रोल में नहीं होते, वो क्या होते हैं, क्या होता है फिर। न्यूरोमोटर्स, दिमाग कंट्रोल में नहीं है, चीजें अपने आप अपने कंट्रोल में नहीं है, बताएं क्या होता है, क्या होता है, सोचें। किस कंडीशन में होते हैं, उनकी कंडीशन क्या होती है जिनके न्यूरोमोटर्स के कंट्रोल में ना हो। इम्पल्सिव कह सकते हैं, बिल्कुल, इम्पल्सिटिविटी बहुत आती है उनमें। अब सोशल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। हाँ जी, अब ये देखें, ओवर सप्लाई या अंडर सप्लाई की वजह से भी इंसान अपना अपने आपे से बाहर हो जाता है, पता है ना आपको। डोपामीन, सेरोटोनिन, ये आपको केमिकल्स पता है ना आपको। ये कौन कौन से केमिकल्स हैं, या कौन कौन सी आपके मिनरल्स और केमिकल्स हैं, बताएं ना जरा। मिनरल्स भी अगर आप कर दें इसके अंदर, आयरन एफिशिएंसी कर दें, तो फिर क्या होगा इंसान का हाल। केमिकल्स को अगर आप ये कह दें कि जनाब उसके ना डोपामीन ही नहीं सिक्रीट हो रहा, क्या करें, डोपामीन बन ही नहीं रहा, सेरोटोनिन बन ही नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, डिप्रेशन, डिप्रेशन होगा ना, क्योंकि ये हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स। ठीक है, हाँ जी, ये हैप्पी हार्मोन्स हैं आजम। ठीक है, तो ये हैप्पी हार्मोन्स है, अगर ये सिक्रीट ही ना हो तो क्या बनेगा, क्या होगा, क्या हो सकता है। हार्मोन्स तो आगे जाके बात करेंगे ना, केमिकल्स की बात कर रहे हैं, सॉरी हार्मोन्स में मेरे मुंह से नाम निकल गया, डिप्रेशन होगा। अच्छा मुझे एक और बात बताएं कि अगर डोपामीन को मैं बढ़ा देता हूँ, डोपामीन को बहुत बढ़ा देता हूँ, आपकी लेवल बढ़ा देता हूँ केमिकल का, क्या करते हैं, डोपामीन का केमिकल बढ़ा दूंगा आपकी बॉडी के अंदर, क्या होगा जी, डॉक्टर जिले होना, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। जी, हेलोसिनेशन होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। ठीक है, हेलोसिनेशन होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। हाँ जी,
वो ब्लड फ्लो को ज्यादा कर देता है, हिलोसिनेशंस के होने के भी चांसेस हो सकते हैं, वो ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाएगा, ठीक है, ओवर रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके भी चांसेस है, हिलोसिनेशंस के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। हाँ जी, चलते हैं। लड़कियां, अगर लड़कियों ने अगर जंक फूड खाना है ना, तो सोच लें कि वो फेब्रॉइड और सिस्ट से मुकाबला करना फिर सीख जाएं यूट्रस के अंदर, ठीक है, उनकी सेक्सुअल हेल्थ बर्बाद हो जाएगी। तो खुदारा ये हरकतें दोबारा ना, ये हरकतें छोड़ दें, ये जो आप खाती है ना, टेट्रा पैक, सलांटियां, उसके बाद मैं लड़कों को भी कहूंगा बंद कर दें अगर खाते हैं तो, नेचुरल डाइट की तरफ आए, प्रोसेस फूड बंद करते हैं मेरे बच्चों। प्रोसेस फूड का मतलब क्या है? रोटी का पराठा, ठीक है, ये प्रोसेस्ड है। दूध का पनीर, ये प्रोसेस है। प्रोसेस फूड को बंद कर दें, नेचुरल फूड लेना शुरू कर दें, आपका हेल्थ अच्छी हो जाएगी आपकी। पानी ज्यादा पिए, पानी के अंदर कोई चीज मिलाएंगे तो वो प्रोसेस है पूरे का, ठीक है। ये काम आप बंद कर दें, आपकी देखना डाइट अच्छी हो जाएगी। तो डाइट जो, क्योंकि जो फ्यूल आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी बॉडी का पार्ट बन रहा है, और उसके अंदर आपको डिप्रेशन, मीनिया, कॉग्निटिव प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस, एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर को फेस करना पड़ेगा। अब देखें, बच्चे जो खाते हैं कलरिंग फूड खाते हैं, कलरिंग फूड वो क्या करता है बच्चे के अंदर? हाइपर एक्टिविटी क्रिएट करता है कलरिंग फूड, पता है ना आपको। डॉक्टर सबसे पहले क्या बंद करते हैं बच्चे का? कहते हैं मीठा बंद करें इसका, बहुत तेज है, बहुत हाइपर एक्टिव है, बहुत हाइपर एक्टिव है, ठीक है। तो शुगर और क्राइम का भी बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। शुगर, तो वायलेंस, एग्रेशन शुगर और क्राइम की वजह से भी हो सकता है। शुगर की वजह से, अब ज्यादा आर्टिफिशियल शुगर लेना शुरू कर दें, आपके अंदर एग्रेशन आना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा। हाइपोग्लाइसीमिया, जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल नीचे चला जाता है एक नेसेसरी लेवल से, तब भी इंसान को गुस्सा आता है, वो कहता है कि आउटब्रस्ट हो जाता है, वायलेंस करता है, चीजें उठा उठा के फेंकता है, ठीक। आपके वायलेंस के अंदर हार्मोनल इन्फ्लुएंस, एबनॉर्मल, देखो बेटा, उसकी सेक्सुअल हेल्थ खराब हो जाती है खवातीन की ना, वो प्रॉब्लम आ जाता है, कंसीव करने के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स खराब हो जाते हैं। साइकिल्स खराब हो गए तो बेटा वो माएँ बहनें हमारी तो बिल्कुल नकारा हो गई ना, ठीक है। तो एबनॉर्मल सेक्स हार्मोन्स जो मेल, अगर आप, अक्सर कहा जाता है लड़कियां एक दूसरे को पता क्या कहती हैं? कहती हैं, जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, दिल तो करता है उसको ना टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगवा दूं फलानी को ना, अपनी सहेली को, दिल तो करता है, इतनी गुस्सा आ रहा है, दिल तो कर रहा है टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगा दूं उसको, वो मर्द बन जाएगी। तो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन जो है ना बड़ा खतरनाक होता है। अगर मर्द के अंदर अप्रोप्रिएट है तो ठीक, अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसके सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, उसकी वॉइस ज्यादा वजनी हो जाएगी, यानी कि टेम्पर्ड हो जाएगी, और इसकी इको बढ़ जाएगी, इको, ठीक है, और वो हेरी ज्यादा हो जाएगा, उसके अंदर एंड्रोजन उसके अंदर इग्रेशन लेकर आएगा। ये दो चीजें बहुत अहम है इंसान के अंदर, ये उसके अंदर थ्रिल सीकिंग बिहेवियर पैदा करती हैं। वो आपने देखा नहीं है, वो क्या नाम है, रॉडी राठौड़ मूवी नहीं देखी मेरे बच्चों? देखी है कि नहीं देखी? उसके अंदर दिमाग को जाके क्या क्या चीज करती है, वो उधर मारता, गुस्सा बहुत, ठीक। अच्छा, अपने मर्द भाई बाप जो है ना वो बुरे लगने लग जाते हैं, ठीक है। ये उसके अंदर साइकोलॉजिकल, उसके अंदर चेंजिंग आती है, उसके अंदर एग्रेशन आता है, तो पीएमएस होता है। ये लड़कियों को बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि पीरियड स्टार्ट होने से पहले उनको इतनी बहुत ज्यादा एग्रेशन का सामना करना पड़ता है। फिर डिफरेंट किस्म की एलर्जीज होती हैं जो इंसान के बिहेवियर को मुतासर करती हैं, जो उसके न्यूरो सिस्टम को मुतासर करती है, उसके बिहेवियर को मुतासर करती है। और इन्वायरमेंट भी बड़ा मैटर
मैटर करता है। जैसे इन और तमाम चीजें जो है ये भी एग्रेशन की तरफ लेकर जाती है। अगर आप ऐसे चले जाएं इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जहां पर बहुत सारी गैसेज हैं और कॉन्टेमिनेटेड एरियाज हैं, तो वहां के लोगों में आप वायलेंस मैयर कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है। अच्छा, न्यूरोफिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आपने इस बीमारी का नाम अच्छे से सुना होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये सुना है आप लोगों ने? इज इट ट्रीटेबल और नॉट? इज इट ट्रीटेबल और नॉट? इसका ट्रीटमेंट है कि नहीं है, बताएं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ओनली मैनेजेबल, ओनली मैनेजेबल। अगर बच्चों में, स्कूल गोइंग बच्चों में अगर आप ये देखते हैं तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि अगर ये बच्चों के अंदर कंट्रोल ना हुआ तो ये बच्चे का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाएगा। हाँ जी, उसको स्लो करना पड़ता है बच्चे को। अब इसकी मैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की मैं जरा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं। ऐसा शख्स कभी अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, कभी अपनी जॉब पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, कभी कोई खेल बड़ी तेज तेज, ठीक है, हाँ जी, सुकून नहीं होता इसको, अपनी जगह पर नहीं बैठता है, और जब भी बोलता है चिल्लाकर बोलता है कि अपनी बारी का इसके अंदर, ये इसके अंदर सबक मेंटेन नहीं कर सकता। अब अरोजल थ्योरी के बारे में कोई जानता है? अरोजल थ्योरी, ये किसी ने देखी, सुनी है कभी? इस थ्योरी का नाम सुना है? अरोजल थ्योरी, नाम सुना है इस अरोजल थ्योरी का? जी बेटा, अरोजल थ्योरी नहीं सुनी? ये सुनी है? साइकोलॉजी वालों ने सुनी होगी, जिन्होंने, जिन लड़कियों ने, लड़कों ने या लड़कियों ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी ना, उन्होंने ये थ्योरी का नाम जरूर सुना होगा, अरोजल थ्योरी। ये याद, बस मैं आपको इसमें इतना बता दूं, मैं आपको इतना बता दूं कि, अच्छा ये बताएंगे, पैनिक की सिचुएशन में आपका दिल स्लो हो जाता है या धक धक करता है तेजी से? क्या होता है? क्या होता है? तेजी से धक धक करना चाहिए, बीपी लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, कर जाता है ना? कर जाता है ना, फास्ट हो, ऐसे लगता है जैसे दिल बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन इनके साथ जो है वो उल्टा होता है, क्रिमिनल्स के साथ। इनको मजा आने लग जाता है, सुरूर आने लग जाता है, बीपी लो होने लग जाता है, आराम से स्लो, हार्ट बीट स्लो होने लग जाती है, जैसे नशे की बात होती है ना, स्लो होने लग जाती है। आपने इसका आपने इसका एक, अगर आपने इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है, जोकर मूवी, वेरी गुड, लाइक इन जोकर मूवी, वो कत्ल करता है ना जब, हाँ जी, ठीक है, तो ये उसके साथ होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। उसको मजा आने लगता है, उसको कत्ल करके खुशी होती है, उसको पैनिक के अंदर जो है ना, पैनिक के अंदर उसको मजा आने लगता है, वो वेलकम करता है पैनिक की सिचुएशन को। व्हाइट क्रोरा केस इन कराची, कौन सा वाला? आई डोंट गेट इट। अच्छा, उसके बाद, अच्छा केक्स, ठीक, चलो मैं समझने की कोशिश करता हूँ। सिंसियर अग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर होता है। अब जरा चले तो जेनेटिक्स के क्राइम की तरफ।
इस थ्योरी के बारे में आपने सुना है कभी? प्रिंसिपल का मतलब क्या है? आपकी रियलिटी क्या कहती है? चलो मुझे आप बताना शुरू करें। रियलिटी क्या कहती है कि इंसान कब सेक्स करता है? बताएं। रियलिटी प्रिंसिपल बताएं अपना, सारे सारे अपना शेयर। कब फिजिकल नीड है? जब डिजायर आए। ना यार,
कब सेक्स करता है? सिचुएशन बताएं, सिचुएशन, हिंट दे देता हूं, प्रिंसिपल, ठीक है? बच्चे मैंने आगे पीछे की बात ही नहीं की, मैंने आगे बात ही ईगो की कर दी। अब होता क्या, अब मैं आपको बताता हूँ। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि फ्राइड कहते हैं कि इंसान की डेवलपमेंट में ये 3 चीजों का बड़ा हाथ है, ठीक है? इड का मतलब क्या है? आपका प्लेयर प्रिंसिपल है, यानी कि प्लेयर वो प्रिंसिपल है जो जानवर और इंसान दोनों का सेम है। प्लेयर प्रिंसिपल, जानवर को भी सेक्स करना है, इंसान को भी सेक्स करना है। जानवर को भी खाना खाना है, इंसान को भी खाना खाना है। जानवर को भी शेल्टर चाहिए, इंसान को भी शेल्टर चाहिए, ठीक है? जानवर को भी केयर चाहिए, इंसान को भी केयर चाहिए। ये होते हैं उसके एड वाले, जो मरते दम तक, जब तक वो जिंदा है, उसकी बॉडी के साथ अटैच है, उसको चाहिए, ठीक है? फिर क्या होता है, अभी उसको साथ मिक्स नहीं करना जुनेद, ठीक हो गया? और फिर जब वो बड़ा होता है, जब वो होश संभालता है, तो सोसाइटी इसको बताती है कि बेटा रोटी ऐसे नहीं मिलेगी, तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी, ठीक हो गया? तो जब वो बड़ा होता है तो उसकी अम्मी कहती है सोशल कॉन्स्ट्रेन आती है, सोशल कॉन्स्ट्रेन, ठीक हो गया? कॉन्स्ट्रेन आ रही है, जरा सुने कॉन्स्ट्रेन कैसे आ रही है, जरा सुने बेटे। अभी आपको पता है मामा मसरूफ है, बिजी है ना, फ्री होंगे तो आपको खाना देंगी। ओके मामा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मामा बिजी है, रियलिटी तो यही है, मेरी माँ बिजी है, या मेरी माँ घर में मौजूद नहीं है, मैं खाना किसे मांगू? सोशल रियलिटी है, ठीक हो गया जी। एक अच्छा बच्चा ऐसे करता है, ठीक हो गया? अच्छा, फिर उसके बाद सुपर ईगो। बेटा आपको पता है, एहसास है, आप क्या कर रहे हो? आप कितने गंदे बच्चे हो, उन्हें मुझे अच्छा बच्चा बनना है। तो ईगो होता है उसका कॉन्शियसनेस, उसका मॉरल एस्पेक्ट है, वो दुनिया की कितनी परवाह करता है। हाँ, नहीं, रैशनैलिटी दरमियान वाला है, रैशनैलिटी शहजाद का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर पर्सन, बच्चा चाहता है कि उसका, हाँ जी, उसकी कोई चॉकलेट छीन कर खा ले, नहीं है ना? तो वो भी, उसको भी ये एहसास होता है कि अपनी चॉकलेट का खुद ख्याल करता है। अक्सर होता है ना, बच्चे दूसरे की चॉकलेट छीन के खा जाते हैं, ठीक है यार, इसके अंदर सुपर ईगो, इसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है, अपने शेयर करते हैं, लो इसको दो, इसको दो, इसको दो, कहते हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मालिक है वो। ईगो क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ जरा, ये ईगो डैमेज कैसी होती है। ईगो डैमेज ऐसी होती है कि एक एक शख्स ने देखा कि उसकी माँ को उसका बाप हमेशा मारता है, उसका बाप ये कहता है ये औरत है ना, ये ऐसे काबू में आती है, ठीक है? हाँ, इसको ऐसे, कल को ना तूने भी अपनी बीवी को ऐसे ही कंट्रोल करना है। ओके अबू, रियलिटी प्रिंसिपल उसका ये बन गया, ईगो डैमेज हो गई, रियलिटी डैमेज हो गई उसकी। वो समझता है कि मैं मार के ही कंट्रोल कर सकता हूँ अपनी बीवी को, जैसे मेरे बाप ने की थी, मैं अपने मार के अपनी बहनों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उसकी ईगो डैमेज होगी। कॉन्शियस क्या है, उसको अपनी परवाह है, दुनिया की परवाह ही नहीं उसको, उसको अपनी परवाह है, उसकी सुपर ईगो भी डैमेज होगी। इड ने, उसके नफ्स ने उसकी पूरी पर्सनालिटी को खा गई, ईगो को भी खा गई और सुपर ईगो को भी खा गई। बिल्कुल, अगर कोई बंदा रैशनल लॉजिकल प्रिंसिपल को कह रहा है ना, तो रैशनल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी इज अ ईगो। जुनेद, आपको पता है कि मुझे जॉब कब मिलेगी, तो लॉजिकल बात है कि आप स्कूल से पढ़कर आए, आपके पास डिग्री हो, आप क्वालिफाइड करें, आपको जॉब मिल जाएगी, दिस इज द ईगो। ये उसकी पर्सनालिटी के अंदर उसको एहसास दिलाना होता है। तो एक बात बताएं, जब छोटा बच्चा जाता है, छोटा बच्चा दुकान पर जाता है टॉफी लेने,
तो अंकल क्या कहते हैं उसको? टॉफी उसकी ईट है कि उसको टॉफी खानी है, उसको अच्छी लगती है टॉफी। उसको